अरे सुमन बेटी, बस कर। सुबह से मेरे साथ खेत में लगी हुई है तू। अब जा, घर जाकर आराम कर। नहीं पिताजी, आप देख रहे हैं ना धूप कितनी तेज है। अगर मैं मदद कर दूंगी तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। आप भी जल्दी घर जा पाएंगे। अरे पगली, मुझे अपनी तकलीफ की चिंता नहीं, पर तेरी चिंता है। देख, कपड़े गीले हो गए पसीने से। धूप में जल जाएगी तू। पिताजी, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं काम करूंगी, वरना अगर मैं अभी घर लौट गई तो दादी मुझ पर चिल्लाएंगी। अरे, तेरी दादी तुझे हमेशा डांटती है क्या? नहीं पिताजी, हमेशा नहीं, लेकिन आज तो जरूर डांटेंगी, क्योंकि मैंने सुबह का घर का काम छोड़कर आपके साथ खेत पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, पर अब काम मत कर। उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ जा, थक गई होगी। नहीं पापा, मैं काम करूंगी, आप इतना मत बोलिए। तभी गांव का बुजुर्ग रघुनाथ आता है। अरे रामनाथ, बेटी को भी खेत में ले आता है अब। क्या बताऊं बाबू, ये लड़की जिद्दी है। कह देगी मेरे साथ चलूंगी तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर भी अच्छा है बेटा, आजकल के बच्चे माँ बाप की परवाह कहाँ करते हैं। तेरी बेटी तो कम से कम तुझे सहारा देने की कोशिश करती है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, पर इतना सब होने के बावजूद मैं उसे अच्छा जीवन नहीं दे पाता। घर की जिम्मेदारियों में बेचारी पिसती रहती है। तो भाई, घर वालों को समझा ना। ऊंची आवाज में बोल, दमदारी से सबको बता कि तेरी बेटी छोटी है, उस पर इतना बोझ मत डालो। आप जानते हैं बाबू, हम सब एक ही घर में रहते हैं। अगर अलग रहते तो शायद इतना ताना नहीं सुनना पड़ता। तो अलग घर ले लो, क्यों नहीं लेता? बाबू, अगर अलग रहूंगा तो सुमन को पूरा घर अकेले संभालना पड़ेगा। अभी कम से कम बाकी लोग थोड़ा बहुत तो कर देते हैं। रामनाथ का मन भारी था। बेटी का दुहक देखकर उसे तकलीफ होती, लेकिन वह खुलकर कभी बोल नहीं पाता था। घर लौटते समय उसके मन में वही सवाल गूंज रहे थे, क्या वह कभी सुमन को चैन से रख पाएगा? लेकिन जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, पुराना माहौल फिर सामने था। अरे, ये आने का समय है तेरा? सुबह से बाप के साथ खेत भाग गई थी, पक्का मोहल्ले में घूम रही होगी। दादी की तेज आवाज सुनकर सुमन का चेहरा डर से सिहर उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सफाई देने की कोशिश की। नहीं दादी, मैं तो पिताजी की मदद कर रही थी। यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए। मुंह मत चला लड़की, तेरा बाप तो हमेशा तेरे पक्ष में रहेगा। उसे सही गलत का पता ही नहीं। सावित्री के इन शब्दों ने रामनाथ को भीतर तक घायल कर दिया। माँ के सामने वह हर बार कमजोर पड़ जाता था, लेकिन दिल में आग जलने लगी थी। वहीं सुमन की आंखें आंसुओं से भर आईं। सच कह रही हूँ दादी, मैं पिताजी की मदद कर रही थी ताकि वो जल्दी घर आ सके। मुझे इससे क्या मतलब? तेरे जैसी लड़की से घर कैसे चलेगा? माँ को खा गई, अब घर भी खा जाएगी। ये सुनकर सुमन का दिल जैसे टूट गया। माँ की यादें उसके लिए पहले ही जख्म थीं, ऊपर से दादी के ताने उन जख्मों को और गहरा कर देते। दादी, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए, अच्छा नहीं लगता। तो घर छोड़ दे। इन शब्दों ने माहौल को और भारी बना दिया। रामनाथ सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, पर एक शब्द उसकी जुबान से न निकला। सुमन आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मन ही मन वह जान चुकी थी कि इस घर में उसके लिए जगह सिर्फ तानों और अपमान की ही है। सुबह होते ही रामनाथ फिर खेत की ओर निकल पड़ा। सुमन ने भी चुपचाप उसका साथ पकड़ा। रास्ते में दोनों के बीच कोई बातचीत न हुई। खेत में काम करते समय गांव का एक आदमी गोपीनाथ पास आया।
अरे रामनाथ भैया, सुना है तेरी बेटी पर घर में बहुत ताने दिए जा रहे हैं। कल चौपाल पर कुछ बातें उठी थी। क्या कह रहे हो गोपी? गांव में क्या बातें हो रही हैं? भैया, हम तो अपने ही समझ कर कह रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि तेरी लड़की बहुत बाहर निकलती है, खेत में आती जाती है, उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। गोपी, तू जानता है मेरी सुमन कैसी है? उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ भैया, मैं तो जानता हूँ, लेकिन गांव की जुबान कौन रोक पाया है। बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। रामनाथ ने हल पकड़ ली, पर उसके हाथ कांप रहे थे। सुमन ने सब सुना, पर चुप रही। भीतर ही भीतर उसका दिल भर आया। शाम को घर लौटते ही फिर वही हाल। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और जुबान पर ताना तैयार था। दिन भर खेत में घूमती फिरती है। तेरे पास घर का काम नहीं है क्या? लोगों के सामने हमारी नाक कटवा रही है। दादी, मैं सिर्फ पिताजी की मदद कर रही थी। मदद? हाँ, बड़ी आई मदद करने वाली। गांव भर में नाम डुबो देगी। रामनाथ अब चुप नहीं रह सका। पहली बार उसने अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची की। माँ, बस कीजिए। मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। वो मेरे साथ खेत में मेहनत करती है, इसमें बुराई कहाँ है? अरे, तू तो बेटी के पीछे पागल हो गया है। तेरे अंदर जरा भी अक्ल नहीं बची। औरत नहीं है तेरे पास, इसलिए लड़की पर जान छिड़कता है। पिताजी, आप चुप रहिए, मैं सह लूंगी। आप कुछ मत कहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें मजबूरी थी। वह जानती थी कि अगर पिताजी बोलते रहे तो घर का झगड़ा और गहरा हो जाएगा। एक दिन कुएं पर सुमन पानी भरने गई तो गांव की औरत सरोजा ने ताना मारा। अरे अरे, ये वही लड़की है ना जो दिन भर खेतों में लड़कों संग घूमती रहती है? ऐसा मत कहिए, मैं अपने पिताजी के साथ ही खेत में रहती हूँ। हाँ हाँ, सबको यही कहने को कह दिया होगा। उस रात उसने पिताजी से कहा, पापा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? सब मुझे क्यों कोसते हैं? नहीं बेटी, तू सबसे अच्छी है। ये लोग तुझे नहीं समझते। तेरी गलती सिर्फ ये है कि तेरी माँ नहीं है, वरना कोई तुझे इतना सताता क्या? अगली सुबह चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे थे। वहीं रोज का हल्ला, किसान अपनी फसल पर बात कर रहे थे और कुछ लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक गोपीनाथ और सरोजा ने सुमन को लेकर बातें शुरू कर दी। अरे भाई, ये कैसी लड़की है? न घर का काम करती है, न सही ढंग से रहती है। दिन रात खेतों में भटकती रहती है। हाँ, औरत होकर भी मर्दों जैसा काम करती है, यही तो गड़बड़ है। गांव के लोग हंस पड़े। तभी रामनाथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय चमक रहा था। मेरी बेटी खेत में जाती है तो इसलिए कि वह अपने बाप का सहारा बने। जब घर में माँ नहीं है तो उसने दोहरी जिम्मेदारी उठाई है। इसमें शर्म की बात कहाँ है? गांव वाले एकदम शांत हो गए। वे रामनाथ को कभी इतना दृढ़ होकर बोलते नहीं देखे थे। आप सब कहते हैं कि लड़की को घर में रहना चाहिए, लेकिन ये वही लड़की है जो खेत में मेरी मदद करती है। तभी मैं वक्त पर अनाज उगाकर आप सबके लिए मंडी तक पहुंचा पाता हूं। अगर ये गलत है तो फिर सही कौन सा है? रामनाथ, तू अपनी माँ के सामने भी यही कहेगा? तेरी बेटी ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रामनाथ ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। नहीं माँ, इज्जत वह नहीं जो लोग झूठी बातें बनाकर तय कर लें। इज्जत वह है जो मेहनत और सच्चाई से मिलती है।
मेरी बेटी घर की इज्जत है, बोझ नहीं। ये सुनते ही हवा बदल गई। जहां अभी तक ताने उड़ रहे थे, वहां अब सहमति और प्रशंसा की आवाजें उठने लगीं। हाँ, शायद हम ही ज्यादा सोच रहे थे। गलती हमारी थी। हाँ रामनाथ भैया, तेरी बेटी के बारे में हम सबने बिना सोचे समझे बातें बना दी। गांव के चौपाल पर अचानक माहौल बदल गया। जहां कुछ पल पहले हंसी ठट्ठा था, वहां अब शर्म और स्वीकारोक्ति थी। मैंने कभी किसी की इज्जत नहीं तोड़ी। मैं तो बस अपने पिताजी का सहारा बनना चाहती थी। अगर इसमें गलती है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये सब नाटक है। लड़की चाहे जैसी भी हो, औरत को घर की चौखट तक ही रहना चाहिए। खेत चौपाल ये सब मर्दों का काम है। माँ, ये चौखट और खेत का बंटवारा किसने किया? मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। मेरी बेटी घर भी संभाल सकती है और खेत भी। लोगों ने पहली बार देखा कि रामनाथ अपनी माँ के सामने बिना डर के खड़ा है। सावित्री कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन भीतर से कहीं न कहीं उसे भी बेटे की बात चुभ गई। दादी जी, आप गलत मत समझिए। अगर सुमन खेत में हाथ नहीं बंटाती तो रामनाथ अकेला कब तक लड़ता? हम सबका अनाज समय पर कैसे तैयार होता? हाँ दादी, हमने ही बेवजह बातें बना दी। इस लड़की में हिम्मत है। अब वही गांव वाले जो ताने कसते थे, आज खुलकर सुमन की तारीफ कर रहे थे। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि लोग मेरी माँ का नाम अपमान में ना लें। ठीक है, अब किसी के सामने तेरी माँ का नाम नहीं लूंगी। सावित्री की आवाज अब उतनी सख्त नहीं थी। शायद यह उसकी हार थी, या शायद दिल के भीतर की जमी बर्फ पिघलने लगी थी। हाँ, और कोई लड़की मेहनत करे तो उसे ताने नहीं दिए जाएंगे। बेटी, तूने हमें आईना दिखा दिया। आज तूने मुझे नहीं, पूरे गांव को जीत लिया है। नहीं पिताजी, आपने मुझे बचाया। अगर आप चुप रहते तो मैं हार जाती। सूरज ढलने लगा था। खेतों की मेड़ पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे। चौपाल पर अब बस रामनाथ और सुमन खड़े थे। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही बात थी, अब वे अकेले नहीं हैं। समाज ने भले देर से सही, मगर सच को स्वीकार कर लिया।